आपने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया और डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत किया। एक दोस्त और नेता के रूप में आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या पसंद है? मैं घटना का वर्णन करना चाहूंगा। शायद आप उससे जज कर सकते हैं कि कौन सी बातों की तरफ मैं कह रहा हूं। अब जैसे हमारा ह्यूस्टन में एक कार्यक्रम था, हाउडी मोदी, और मैं और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों, और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इतने लोगों का होना अमेरिका के जीवन के अंदर बहुत बड़ी घटना है। खेलकूद के मैदान में, तो पॉलिटिकल रैली में इतने बड़े लोग होना बहुत बड़ी बात है। तो इंडियन डायस्पोरा के लोग इकट्ठा आए थे। तो हम लोग दोनों स्पीच किए, वो नीचे बैठ करके मुझे सुन रहे थे। अब ये उनका बड़प्पन है जी। अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेडियम में नीचे बैठ करके सुन रहे हो और मैं मंच पर से भाषण कर रहा हूं, ये उनका बड़प्पन है। मैं भाषण करके नीचे गया, और हम तो जानते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी की कितनी बड़ी वो रहता है, कितने प्रकार की स्क्रूटिनी होती है। मैं जाकर के वो रहे इसके लिए धन्यवाद करने गया। फिर मैंने उनको ऐसे ही कहा, अगर मैंने कहा आपको इतराज ना हो तो आइए हम जरा एक पूरे स्टेडियम का चक्कर काट के आते हैं। इतने लोग हैं तो हाथ ऊपर करके नमस्ते करके आ जाते हैं। अब ये अमेरिका की लाइफ में ये इम्पॉसिबल है कि हजारों की भीड़ में अमेरिकन हाँ, राष्ट्रपति हाँ। चल पड़े, एक पल का भी विलंब किए बिना वो मेरे साथ चल पड़े भीड़ में। अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र था पूरा एकदम से वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। मेरे लिए टच कर गया कि इस व्यक्ति में हिम्मत है, ये डिसीजन खुद लेते हैं। और दूसरा, मोदी पर उनको भरोसा है कि मोदी ले जा रहा है तो चलिए चलते हैं। तो ये आपसी विश्वास का भाव, ये इतना हमारा मजबूती मैंने उसी दिन देखा। और मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को उस दिन जिस रूप में महसूस किया कि सिक्योरिटी वालों को पूछे बिना मेरे साथ चल देना हजारों लोगों के बीच में, अब उसका वीडियो देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। और जब उन पर गोली चली अब इस चुनाव कैंपेन में, तो मुझे राष्ट्रपति ट्रंप एक ही नजर आए। उस स्टेडियम में मेरा हाथ पकड़ करके चलने वाले ट्रंप, और गोली लगने के बाद भी अमेरिका के लिए जीना, अमेरिका के लिए ही जिंदगी, ये जो उनका रिफ्लेक्शन था, क्योंकि मैं नेशन फर्स्ट वाला हूं, वे अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, मैं भारत फर्स्ट वाला हूं, तो हमारी जोड़ी बराबर जम जाती है। उन्होंने कहा कि आप उनसे कहीं ज्यादा अच्छे और बेहतर मोलभाव करते हैं। ये बात उन्होंने हाल ही में आपकी यात्रा के दौरान कही। एक वार्ताकार के तौर पर आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? और आपके अनुसार उनके कहने का क्या मतलब था कि आप मोलभाव में अच्छे हैं? अब ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनका एक बड़प्पन है कि वो मेरे जैसे आयु में भी उनसे छोटा हूँ। वो मेरी सार्वजनिक रूप से तारीफ करते हैं, अलग अलग विषय पे तारीफ करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि मैं मेरे देश के हितों को ही सर्वोपरि मानता हूँ, और इसलिए मैं भारत के हितों को लेकर के हर फोरम में अपनी बात रखता हूँ। किसी का बुरा करने के लिए रखता नहीं हूँ, सकारात्मक रूप से रखता हूँ, तो किसी को बुरा भी नहीं लगता है। लेकिन मेरे आग्रह को तो सब कोई जानते हैं कि भाई मोदी है तो इन चीजों का आग्रह करेगा, और वो तो मेरे देश के लोगों ने मुझे वो काम दिया है, तो मैं तो मेरे देश यही मेरा हाईकमांड है, मैं तो उनकी इच्छा का ही पालन करूंगा। आपने इस बारे में बात की है कि आपके पास दुनिया में शांति स्थापित करने का कौशल है, अनुभव है, जियोपॉलिटिकल दबदबा है। आज दुनिया में और वर्ल्ड स्टेज पर सबसे बड़ा पीसमेकर बनने के लिए जबकि कई वॉर्स चल रही हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप शांति की स्थापना कैसे करेंगे? दो देशों के युद्ध के बीच शांति समझौता लाने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर रूस एंड यूक्रेन। आप देखिए, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो भगवान बुद्ध की भूमि है। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो महात्मा गांधी की भूमि है।
और ये ऐसा महापुरुष हैं कि जिनके उपदेश, जिनका वाणी, वर्तन, व्यवहार पूरी तरह शांति को समर्पित है। और इसलिए सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से हमारा बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि जब भी हम शांति के लिए बात करते हैं तो विश्व हमें सुनता है। क्योंकि ये बौद्ध की भूमि है, ये महात्मा गांधी की भूमि है, तो विश्व में सुनता है। और हम संघर्ष के पक्ष के है ही नहीं, हम समन्वय के पक्ष के हैं। न हम प्रकृति से संघर्ष चाहते हैं, न हम राष्ट्रों के बीच में संघर्ष चाहते हैं। हम समन्वय चाहने वाले लोग हैं। और उसमें अगर कोई भूमिका हम अदा कर सकते हैं तो हमने निरंतर अदा करने का प्रयत्न किया है। अब जैसे मेरा रशिया के साथ भी घनिष्ठ संबंध है, यूक्रेन के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। मैं राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठ करके मीडिया को कह सकता हूं कि युद्ध का समय नहीं है। और मैं जेलेंस्की को भी एक मित्र भाव से उनको भी कहता हूं कि भाई, दुनिया कितनी ही आपके साथ खड़ी क्यों न हो जाए, युद्ध भूमि में कभी भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। परिणाम तो टेबल पर ही निकलने वाला है। और टेबल पे परिणाम तब निकलेगा जब उस टेबल पर यूक्रेन और रशिया दोनों मौजूद होंगे। पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ बैठ करके कितनी माथापच्ची कर ले, उसे परिणाम नहीं आता है। दोनों पक्षों का होना जरूरी है। और शुरू में समझा नहीं पा रहा था, लेकिन आज जो इस प्रकार का वातावरण बना है उससे मुझे लगता है कि अब रशिया, यूक्रेन, मैं आशावादी हूं कि बहुत उन्होंने खुद ने तो गंवाया है, दुनिया का बहुत नुकसान हुआ है। ग्लोबल साउथ को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पूरे विश्व में फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर उसका संकट रहा है। तो पूरा विश्व चाहता है जल्दी से जल्दी शांति हो। और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं शांति के पक्ष में हूं, मैं न्यूट्रल नहीं हूं, मैं शांति के पक्ष, मेरा एक पक्ष है और मैं उसके लिए प्रयत्नरत हूं। एक और बहुत ही ऐतिहासिक और जटिल टकराव रहा है, वह है भारत और पाकिस्तान का टकराव। ये दुनिया के सबसे खतरनाक टकराव में से एक है। दोनों ही परमाणु शक्ति हैं, दोनों की विचारधारा काफी अलग है। आप शांति चाहते हैं, आप दूर की सोचने वाले नेता हैं। आप भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती और शांति का क्या रास्ता देखते हैं? एक तो कुछ इतिहास की जो बातें हैं जिसको शायद दुनिया के बहुत लोगों को पता नहीं है। 1947 से पहले आजादी की लड़ाई सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहे थे। और देश आजादी के लिए, आजादी का जश्न मनाकर इंतजार कर रहा था। उसी समय क्या मजबूरियां रही होगी, वो कई उसके भी पहलू हैं, उसकी लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन उस समय जो भी नीति निर्धारक लोग थे उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया। और मुसलमानों को उनका अपना अलग देश चाहिए तो भाई दे दो, ऐसा। और भारत के लोगों ने सीने पे पत्थर रख के बड़ी पीड़ा के साथ इसको भी मान लिया। लेकिन माना तो उसका परिणाम ही उसी समय ये आया कि लाखों लोग, कत्लेआम चला। पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर करके लहूलुहान और लोग और लाशें आने लगी। बड़ा डरावना दृश्य था। उन्होंने अपना पाने के बाद उनको लगना चाहिए था कि चलो भाई, हमें हमारा मिल गया, भारत को लोगों ने दे दिया है, भारत का धन्यवाद करें, हम सुख से जिए। उसके बजाय उन्होंने लगातार भारत से संघर्ष का रास्ता चुना। अब प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं,
अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा, आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए, नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा। और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे, और वहां की अवाम भी दुखी होगी ऐसा मैं मानता हूं कि वहां की अवाम भी ये नहीं चाहती होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी जिए, इस प्रकार के मारधाड़ लोही लुहान कट बच्चे मर रहे हैं, जो टेररिस्ट बन करके आते हैं उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। क्या कोई ऐसी कहानी है जिसमें आपने कोशिश की हो पाकिस्तान के साथ सब ठीक करना चाहा हो, जो पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की कोशिशों से जुड़ी हो, जो भविष्य में आगे का रास्ता दिखा सकें? पहली बात है कि संबंध सुधारने की सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था प्रधानमंत्री बनते ही शपथ समारोह में उनको निमंत्रित करना। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी और कई दशकों के बाद हुई थी घटना। और शायद जो लोग मुझे 2013 में सवाल पूछते थे मोदी की विदेश नीति क्या होगी, उन सबने जब ये सुना कि मोदी ने सार्क देशों के सभी नेताओं को शपथ समारोह में बुलाया तो चौंक गए थे। और इस निर्णय के प्रक्रिया जो हुई थी उसके संबंध में हमारे वो उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने अपनी किताब में जो संस्मरण लिखे हैं उसमें इस घटना का वर्णन बहुत बढ़िया ढंग से किया है। और सचमुच में भारत की विदेश नीति कितनी स्पष्ट है और कितनी आत्मविश्वास से भरी है उसके दर्शन हो चुके थे। और भारत शांति के प्रति कितना प्रतिबद्ध है उसका संदेश दुनिया के सामने साफ साफ गया था, लेकिन परिणाम सही नहीं मिले। थोड़ा सा रोमांचक सवाल पूछना है, भारत या पाकिस्तान में से किसकी क्रिकेट टीम बेहतर है? दोनों टीमों की पिच पर दुश्मनी के चर्चे भी सभी ने सुने हैं, और दोनों में जियोपॉलिटिकल तनाव भी है जिसकी अभी आपने बात की है। स्पोर्ट्स, खासकर क्रिकेट और फुटबॉल, देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने और आपसी सहयोग बढ़ाने में कैसी भूमिका निभाते हैं? वैसे जो स्पोर्ट्स हैं वो पूरे दुनिया में ऊर्जा भरने का काम करते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दुनिया के अंदर जोड़ने का काम करते हैं। तो मैं स्पोर्ट्स को तो बदनाम होते देखना नहीं चाहूंगा। स्पोर्ट्स को मैं बहुत मानव की विकास यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण और खेलदिल एक रूप में हमेशा समझता हूं। दूसरा विषय है कि कौन अच्छा कौन बुरा, अगर खेल की टेक्निक के संबंध में कहे तो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं। तो टेक्निक जो लोग जानते होंगे वही बता सकते हैं कि किसका खेल अच्छा और कौन खिलाड़ी अच्छे। लेकिन कुछ परिणाम से पता चलता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच हुआ, तो जो परिणाम आया उसे पता चलेगा कि कौन बेटर टीम है, स्वाभाविक पता चलेगा। हाँ, मैंने भी द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नाम की सीरीज देखी है जिसमें कई बेहतरीन खिलाड़ियों और मैचों की बात हुई है। दोनों देशों की ऐसी टक्कर और मुकाबला देखकर अच्छा लगता है। आपने फुटबॉल के बारे में भी बात की है। भारत में फुटबॉल बहुत पॉपुलर है।
तो एक और मुश्किल सवाल, आपका फुटबॉल का सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? हमारे पास मेसी, पेले, मैराडोना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिदान जैसे नाम हैं। आपको आज तक का सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी कौन लगता है? ये बात सही है कि भारत का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ फुटबॉल अच्छी तरह खेला जाता है और फुटबॉल की हमारे महिलाओं की टीम भी अच्छा काम कर रही है, पुरुषों की टीम भी अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर पुरानी बातें हम कहें 80s के कालखंड की, तो मैडोना का नाम हमेशा उभर करके आता है। हो सकता है कि उस जनरेशन के लिए वो एक हीरो के रूप में देखे जाते हो, और आज की जनरेशन को पूछोगे तो वो मेसी की बात बताएंगे। लेकिन मुझे एक और इंटरेस्टिंग घटना आज याद आ रही है, आपने पूछा तो। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश करके एक स्टेट है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में। वहाँ शहडोल करके एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ सारा ट्राइबल बेल्ट है, काफी लोग ट्राइबल लोग रहते हैं। तो मैं वहाँ ट्राइबल विमेन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, उनसे बातचीत करने का मुझे एकदम पसंद आता है ऐसा लोगों से बातचीत करना। तो मैं मिलने गया था। लेकिन वहां मैंने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स के ड्रेस में पहने हुए 80-100 नौजवान, छोटे बच्चे, थोड़े नौजवान, थोड़ी बड़ी आयु के, सब लोग एक ही प्रकार। तो मैं स्वाभाविक उनके पास गया। तो मैंने कहा, भाई आप लोग कहाँ से हैं सब? तो बोले हम मिनी ब्राजील से हैं। मैंने कहा, ये मिनी ब्राजील क्या है भाई तेरा? नहीं, बोले हमारे गांव को लोग मिनी ब्राजील कहते हैं। मैंने कहा, कैसे मिनी ब्राजील कहते हैं? बोले हमारे गांव में से हर परिवार में 4-4 पीढ़ी से लोग फुटबॉल खेलते हैं। नेशनल प्लेयर 80 के करीब हमारे गांव से निकले हैं। पूरा गांव फुटबॉल को समर्पित है। और वो कहते हैं कि हमारे गांव का एनुअल मैच जब होता है तो 20-25 हजार दर्शक आसपास के गांव से लोगों से आते हैं। तो भारत में फुटबॉल का जो इन दिनों क्रेज बढ़ रहा है, मैं उसके शुभ संकेत मानता हूं, क्योंकि टीम स्पिरिट भी पैदा करता है। आप और शी जिनपिंग एक दूसरे को दोस्त मानते हैं। हाल के तनावों को कम करने और चीन के साथ संवाद और सहयोग फिर से शुरू करने में मदद के लिए उस दोस्ती को कैसे फिर से मजबूत किया जा सकता है? देखिए, भारत और चीन का संबंध ये कोई आज का नहीं है। दोनों पुरातन संस्कृति है, पुरातन सिविलाइजेशन है, और मॉडर्न वर्ल्ड में भी अपनी उनकी भूमिका है। आप अगर पुराने रिकॉर्ड देखेंगे, सदियों तक चीन और भारत एक दूसरे से सीखते रहे हैं, और दोनों मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए कोई न कोई कंट्रीब्यूट करते रहे। ग्लोबल पुराने जो रिकॉर्ड्स है कहते हैं कि दुनिया का जो जीडीपी का था, उसका 50% से ज्यादा अकेले भारत और चीन का हुआ करता था। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत का रहा। और मैं मानता हूं कि इतने सशक्त संबंध रहे, इतने गहन सांस्कृतिक संबंध रहे, और पहले की सदियों में कोई हमारे बीच में संघर्ष का इतिहास नहीं मिलता है। हमेशा एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे को जानने का ही रहा है। और बुद्ध का प्रभाव किसी जमाने में तो चाइना में काफी था, और वो यहीं से ही वो विचार गया था। हम भविष्य में भी इन संबंधों को ऐसे ही मजबूत रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। ये जहां तक डिफरेंसेस तो होते हैं, दो पड़ोसी देश होते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है। ऑकेजनल डिसएग्रीमेंट भी बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा तो हर चीज नहीं होता, एक परिवार में भी रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं डिस्प्यूट में ना बदले, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। उसी प्रकार से हम डिस्कोर्ड नहीं, डायलॉग, इसी पर बात कर बल देते हैं। तभी जाकर के एक स्टेबल
कोऑपरेटिव रिलेशनशिप और दोनों ही देशों के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में है। ये सीख है कि हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापिस आ जाए, वो उसको एक थोड़ा समय लगेगा कि बीच में 5 साल का अंतराल गया है। हमारा साथ होना ना सिर्फ बेनिफिशियल है बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी जरूरी है। और जब 21वीं सदी एशिया की सदी है तो हम तो चाहेंगे कि भारत चीन के बीच में स्पर्धा सब स्वाभाविक है। स्पर्धा कोई गलत चीज नहीं है, ये संघर्ष नहीं होना चाहिए। दुनिया एक उभरते हुए वैश्विक युद्ध को लेकर चिंतित है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव, यूक्रेन और रूस में तनाव, यूरोप में तनाव, इजराइल और मध्य पूर्व में तनाव। आप इस बारे में क्या कह सकते हैं कि 21वीं सदी में हम वैश्विक युद्ध को कैसे टाल सकते हैं? ज्यादा संघर्ष और युद्ध की ओर बढ़ने से कैसे बच सकते हैं? फिजिकल लड़ाइयों की तो चर्चा होती है, लेकिन हर क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पैदा हुई करीब करीब इरेलेवेंट हो गए, उसमें कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है। यूएन जैसे संस्थाएं अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकते हैं। दुनिया में जो लोग कानून की नियमों की परवाह नहीं करते, वो सब कुछ कर रहे हैं, कोई रोक नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में बुद्धिमानी यही होगी कि सब लोग संघर्ष का रास्ता छोड़ करके समन्वय के रास्ते पर आगे आए और विकासवाद का रास्ता सही होगा, विस्तारवाद का रास्ता काम नहीं आएगा। और जैसा मैंने पहले ही कहा, दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, हर किसी को हर एक की जरूरत है, कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता है। मैं अभी भी सीख रहा हूं। आप घड़ी की तरफ देखते हैं। नहीं, मैं अभी ये काम सीख रहा हूं प्रधानमंत्री जी। मैं इसमें ज्यादा अच्छा नहीं हूं। ठीक है, अपने करियर और अपने जीवन में आपने भारत के इतिहास में कई कठिन हालात देखे हैं। 2002 के गुजरात दंगे उनमें से एक है। उस समय से आपने क्या सीखा है? देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे तो पहले जो आपने कहा कि मैं इस विषय में एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं अब इंटरव्यू ठीक कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, जो आपके मन में जो दुविधा पैदा हुई, मुझे लग रहा है कि आपने काफी मेहनत की है, काफी रिसर्च किया है और आपने हर चीज की बारीकियों में जाने का प्रयास किया है। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि ये आपके लिए कोई कठिन काम है और आपने जितने प्रयास किए हैं, मैं मानता हूं कि आप लगातार अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। और आपने मोदी को लिए क्वेश्चन करना, उसके बजाय आपने भारत के परिवेश को जानने की भरपूर कोशिश की, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। और उसके इसलिए मैं समझता हूँ कि सच्चाई तक जाने का आपका जो प्रयास है उसमें ईमानदारी नजर आती है और इस प्रयास के लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जहां तक आपने उन पुरानी चीजों की बात की, लेकिन आप 2002 और गुजरात के राइट्स, लेकिन उसके पहले के कुछ दिनों का मैं आपको एक 12-15 महीने का एक चित्र आपके सामने पेश करना चाहूंगा, ताकि आपको अंदाज आ जाए कि क्या स्थिति थी। जैसे 24 दिसंबर 1999, यानी 3 साल पहले की बात है, काठमांडू से दिल्ली जो फ्लाइट आ रही थी वो हाईजैक कर करके अफगानिस्तान ले जाएगा, कंधार में ले गए और भारत के सैकड़ों यात्रियों को बैन बनाया गया।
पूरे भारत में एक बहुत बड़ा तूफान था, लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था। अब 2000 के अंदर हमारे यहाँ लाल किले में आतंकी हमला हुआ, दिल्ली में एक नया और उसके साथ तूफान जुड़ गया। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में ट्विन टावर पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। उसने फिर एक बार दुनिया को चिंतित कर दिया, क्योंकि ये सब जगह पे करने वाले एक ही प्रकार के लोग हैं। अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला हुआ। 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ। यानी आप उस समय के एक 8-10 महीने की घटनाएं देखिए, वैश्विक स्तर की घटनाएं, आतंकी घटनाएं, खून खराबे की घटनाएं, निर्दोष लोगों की मौत की घटनाएं, तो कोई भी एक प्रकार से अशांति के लिए एक चिंगारी काफी होती है, स्थिति पैदा हो चुकी थी। ऐसे समय अचानक 7 अक्टूबर 2001 मुझे मुख्यमंत्री बनने का दायित्व मेरे सर पे आ गया अचानक, और वो भी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी। गुजरात में जो भूकंप आया था, उस भूकंप के रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत बड़ा काम था, और पिछली शताब्दी का वो सबसे बड़ा भूकंप था। हजारों लोग मारे गए थे। तो एक काम के लिए मेरे लिए सीएम का काम मेरे जिम्मे आ गया। बहुत महत्वपूर्ण काम था, और मैं शपथ लेने के बाद पहले दिन से इस काम में जुड़ गया था। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कभी सरकार नाम से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं सरकार में कभी रहा नहीं। मैं सरकार क्या होती है जानता नहीं था। मैं कभी एमएलए नहीं बना। मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा। मुझे जीवन में पहली बार चुनाव लड़ना पड़ा। मैं 24 फरवरी 2002 मैं पहली बार एमएलए बना, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि बना। और मैं पहली बार 24 तारीख को या 25 तारीख को या 26 तारीख को गुजरात विधानसभा में मैंने पैर रखा। 27 फरवरी 2002 विधानसभा में मेरा बजट सत्र था। हम हाउस में बैठे थे, और उसी दिन यानी अभी मुझे एमएलए बने 3 दिन हुए थे, और गोधरा की घटना हो गई, और भयंकर घटना थी। अगर 2002 के पहले का डेटा देखें तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे। हमेशा कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे, और 1969 में जो दंगे हुए थे वो तो करीब 6 महीना चले थे। अरे तब तो हम कहीं थे ही नहीं दुनिया के उस चित्र में, उस समय की मैं बताऊं। और इतनी बड़ी घटना एक ऐसा स्पार्किंग पॉइंट बन गया कि कुछ लोगों की हिंसा हो गई, लेकिन न्यायालय ने उसको बहुत डिटेल में देखा है, लंबे अरसे। और उस समय हमारे जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे, और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सजा हो जाए। लेकिन उनके लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, 2-2 बार किया, और पूरी तरह निर्दोष जिन लोगों ने गुनाह किया था उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस गुजरात में साल में कहीं कहीं दंगे हुआ करते थे, 2002 के बाद आज 2025 है, गुजरात में 20-22 साल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। पूरी तरह शांति है। और हमारी कोशिश ये रही है कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मंत्र को लेकर के चलते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट से हमने पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन की तरफ गए हैं,
और उसके कारण जिसको भी कुछ करना है वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं और एक अच्छी तरह गुजरात विकसित राज्य बने उस दिशा में हमने लगातार प्रयास करते रहे हैं। अब विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं, उसमें भी गुजरात अपनी भूमिका अदा कर रहा है। बहुत से लोग आपको प्यार करते हैं, मैंने ये कई लोगों से सुना है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो आपकी आलोचना करते हैं, मीडिया समेत। और मीडिया के लोगों ने 2002 के गुजरात दंगों पर आपकी आलोचना की है। आलोचना के साथ आपका कैसा रिश्ता है? कैसे आप आलोचकों से निपटते हैं? कैसे आप आलोचना से निपटते हैं, जो मीडिया या आपके आसपास या आपके जीवन में कहीं से भी आ सकती है? देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। अगर आप ट्रू डेमोक्रेट हैं, आपके ब्लड में डेमोक्रेसी है, तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है शास्त्रों में, निंदक नियरे राखिए। जो आलोचक होते हैं वो सबसे निकट होने चाहिए आपके पास, तो आप डेमोक्रेटिक वे में अच्छे ढंग से अच्छी जानकारियों के साथ काम कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। लेकिन मेरी शिकायत ये है कि आजकल क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है। क्रिटिसिज्म करने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, विषय की बारीकी में जाना पड़ता है, सच और झूठ खोज करके निकालना पड़ता है। आजकल लोग शॉर्टकट ढूंढने की आदत के कारण कोई स्टडी करते नहीं है, रिसर्च नहीं करते हैं, वीकनेसेस को ढूंढ के निकालते नहीं है और आरोप लगाने में लग जाते हैं। एलिगेशंस और क्रिटिसिज्म के बीच में बहुत अंतर होता है। आप जिन लोगों का रेफरेंस दे रहे हैं वो एलिगेशंस है, वो क्रिटिसिज्म नहीं है। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्रिटिसिज्म चाहिए। आरोप से किसी का भला नहीं होता है, तू मैं चलता है। और इसलिए मैं क्रिटिसिज्म को हमेशा वेलकम करता हूं। और जब आरोप झूठे होते हैं तो मैं बहुत स्वस्थता पूर्वक अपने डेडिकेशंस के साथ मेरे देश की सेवा में लगा रहता हूं। आपके जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि आपने जीवन भर अपने देश भारत को सबसे ऊपर रखने की बात कही है। जब आप 8 साल के थे तब आप आरएसएस में शामिल हुए, जो हिंदू राष्ट्रवाद के विचार का समर्थन करता है। क्या आप आरएसएस के बारे में बता सकते हैं और उनका आप पर क्या प्रभाव पड़ा? आप जो भी आज हैं और आपके राजनीतिक विचारों के विकास पर उनका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, एक तो बचपन में कुछ न कुछ करते रहना ये स्वभाव था मेरा। मुझे याद है मेरे यहाँ एक माकोसी, मुझे नाम बोला या नहीं, वो सेवा दल के शायद हुआ करते थे, माकोसी सोनी ऐसा कुछ भी थे। अब वो एक बजाने वाली डफली जैसा रखते थे अपने पास, और देशभक्ति के गीत, और उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। तो हमारे गांव में आते थे, तो अलग अलग जगह पे उनके कार्यक्रम होते थे, तो मैं पागल की तरह बस उनको सुनने चला जाता था। रात रात भर उनके देशभक्ति के गाने सुनता था, मुझे मजा आता था। क्यों आता था वो पता नहीं है। वैसे ही मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा में तो खेलकूद होता नहीं, देशभक्ति के गीत होते थे। वो मन को जरा बड़ा मजा आता था, एक मन को छूता था, अच्छा लगता था। तो ऐसे ही करके हम संघ में आ गए। तो संघ के एक संस्कार तो मिले कि भाई कुछ भी सोचो करो, अगर वो पढ़ते हो तो भी सोचो कि मैं इतना पढ़ू मैं देश के काम आऊं। अगर व्यायाम करता हूं मैं ऐसा व्यायाम करो कि मेरा शरीर भी देश को काम आए। ये संघ के लोग सिखाते रहते हैं। अब संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, शायद अब उसके 100 साल हो रहे हैं, ये 100वां वर्ष है। और दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं।
लेकिन संघ को समझना इतना सरल नहीं है। संघ के काम को समझने का प्रयास करना चाहिए। और संघ स्वयं तो एक पर्पज ऑफ लाइफ जिसको कहे, इसके विषय में आपको एक अच्छी दिशा देता है। दूसरा, देश ही सब कुछ है और जन सेवा ही प्रभु सेवा है। ये जो हमारे वेद काल से जो कहा गया है, जो हमारे ऋषियों ने कहा, जो विवेकानंद ने कहा, वही बातें संघ के लोग करते हैं। तो स्वयंसेवक को कहते हैं भाई तुम्हें संघ में से जो प्रेरणा मिली वो 1 घंटा शाखा है, वो स्वयं नहीं, यूनिफॉर्म पहनना वो स्वयं से संघ नहीं है। तुमने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और वो उस प्रेरणा के आज ऐसे काम चल रहे हैं, जैसे कुछ स्वयंसेवकों ने सेवा भारती नाम का संगठन खड़ा किया है। ये सेवा भारती जो गरीब बस्तियां होती है, झुग्गी झोपड़ी में गरीब लोग रहते हैं, जिसको वो सेवा बस्ती कहते हैं, मेरी मोटी मोटी जानकारी है करीब 1.25 लाख सेवा प्रकल्प चलाते हैं वो। और किसी सरकार की मदद के बिना, जो समाज की मदद से वहां जाना, समय देना, बच्चों को पढ़ाना, उनके हेल्थ की चिंता करना, ऐसे ऐसे काम करते हैं। संस्कार उनके अंदर लाना, उस इलाके में स्वच्छता का काम करना, यानी बिल्कुल 1.25 लाख एक छोटा नंबर नहीं है। वैसे कुछ स्वयंसेवक है संघ में से ही गड़े हुए हैं, वो वनवासी कल्याण आश्रम चलाते हैं और वो जंगलों में आदिवासियों के बीच में रह करके आदिवासियों की सेवा करते। 70,000 से ज्यादा वन टीचर वन स्कूल, एकल विद्यालय चलाते हैं। और अमेरिका में भी कुछ लोग हैं जो उनको लिए शायद $10 या $15 का डोनेशन करते हैं इस काम के लिए। और वो कहते हैं कि एक कोका कोला नहीं पीनी है इस महीने, एक कोका कोला मत पियो और उतना पैसा ये एकल विद्यालय को दो। अब 70,000 एकल विद्यालय आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए करना। कुछ स्वयंसेवकों ने शिक्षा में क्रांति लाने के लिए विद्या भारती नाम का संगठन खड़ा किया। करीब 25,000 स्कूल चलते हैं उनके देश में और 30 लाख से छात्रा एट अ टाइम होते हैं। और मैं मानता हूं अब तक करोड़ों विद्यार्थियों को, और बहुत ही कम दाम में पढ़ाई हो और संस्कार को भी प्राथमिकता हो, जमीन से जुड़े हुए लोग हो, कुछ न कुछ हुनर सीखे, समाज पर बोझ न बने। यानी जीवन के हर क्षेत्र में वे, चाहे महिला हो, युवा हो, इवन मजदूर, शायद उन मेंबरशिप के हिसाब से मैं कहूं तो भारतीय मजदूर संघ है, शायद उसके 55,000 के करीब यूनियंस है शायद, और करोड़ों की तादाद में उनके मेंबर्स हैं। शायद दुनिया में इतना बड़ा लेबर यूनियन कुछ नहीं होगा। और सिखा कैसा जाता है, लेफ्टिस्ट लोगों ने मजदूरों की मूवमेंटों को बड़ा बल दिया। लेबर मूवमेंट जो लगे हैं उनका नारा क्या होता है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, फिर देख लेंगे, ये भाव होता है। ये मजदूर संघ वाले क्या कहते हैं, जो आरएसएस की शाखा से निकले हुए स्वयंसेवक मजदूर संघ चलाते हैं, वो कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। वो कहते हैं वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ये कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। यूनाइट द वर्ल्ड। ये कितना बड़ा वाक्य, दो शब्दों में इधर उधर है, लेकिन कितना बड़ा वैचारिक बदलाव है। ये संघ की शाखा से निकले हुए लोग अपनी रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार जब काम करते हैं तो इस प्रकार के गतिविधियों को बल देते हैं। और जब इन कामों को देखेंगे तब आपको 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के सारे चकाचौंध दुनिया से दूर रहते हुए एक साधक की तरह समर्पित भाव से, तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि ऐसे पवित्र संगठन से मुझे संस्कार मिले जीवन के, लाइफ ऑफ पर्पज में जो मिला। फिर मेरा सौभाग्य रहा कि मैं
कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए संतों के बीच चला गया, तो वहां मुझे एक आध्यात्मिक अधिष्ठान मिला, तो शिस्त मिली, लाइफ ऑफ पर्पज मिला, संतों के बाद आध्यात्मिक अधिष्ठान मिला। स्वामी आत्मस्थानंद जी जैसे लोगों ने जीवन भर मेरा हाथ पकड़ करके रखा, हर पल मेरा मार्गदर्शन करते रहे। तो रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी, उनके विचार, संघ के सेवा भाव, इन सब ने मुझे गढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है।